हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज यदि बात करें तो आज हमने एक कंटेंट वाला वीडियो लिया है और इसमें हम पाषाण काल के पीछे की जो भी पृष्ठभूमि है कि पाषाण काल में क्या हुआ था और पाषाण काल को किन किन विद्वानों ने किस किस भागों में बांटा था और उससे संबंधित जो है आज हम सबको जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो और इससे संबंधित जो भी पृष्ठभूमि है उसको भी हम पढ़ने वाले हैं कि इतिहास एक्चुअल में है क्या और इसको क्यों पढ़ते हैं हम, और उससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं आपको बता दूं तो ये वीडियो जो है इतिहास की पृष्ठभूमि से संबंधित है और इसमें हम पाषाण काल से संबंधित भी फैक्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने जो हाल ही में अभी 2 वीडियो अपलोड की थी जो कि पाषाण काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल से संबंधित वीडियो थी। ठीक है, तो उनकी ये पृष्ठभूमि है और यदि आपने उन वीडियो को देखा तो उससे पहले यदि आप इन वीडियो को इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, और ये वीडियो यदि बात करें तो आप यदि टीजीटी, पीजीटी या फिर जीआईसी या फिर यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो यदि हम बात करें तो इतिहास क्या है उसको समझते हैं और उसी से संबंधित हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और अंततः हम अपने वीडियो को जो है अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे। तो पहले मैं बता दूं आपको कि जो इतिहास है, इतिहास क्या होता है। इतिहास जो है, इतिहास 3 वर्डों से मिला हुआ जो शब्द है, इति हा प्लस आस। ठीक है, तो इति हा प्लस आस अर्थात इति का अर्थ होता है ऐसा, ठीक है, और हा का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आस का अर्थ होता है हुआ था। अर्थात आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा कि इतिहास, हालांकि हो सकता है पढ़ा भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं जो इतिहास शब्द होता है 3 शब्दों से मिला हुआ होता है। इति का अर्थ होता है ऐसा, हा का अर्थ होता है निश्चित रूप से, आस का अर्थ होता है हुआ था। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ यदि आप देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। जैसे यदि बात करें तो मैंने यहाँ पर कुछ इतिहास को पढ़ने से संबंधित कुछ फैक्ट लिए हैं, तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं। जैसे मैंने कुछ बिंदु लिए हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे इसमें पहला बिंदु है कि जो बीत गया वह इतिहास तो है। यदि बात करें तो जैसे जो कल का दिन बीता था, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कल का दिन बीता था उसे हम इतिहास कह सकते हैं, तो बिल्कुल उसको हम इतिहास कह सकते हैं। लेकिन जो इतिहास है, इतिहास में हर चीज़ को लिपिबद्ध नहीं किया जाता, अर्थात इतिहास में हर चीज़ को जगह नहीं दी जाती। इतिहास में उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं व्यक्तियों को स्थान दिया जाता है जिसने समाज एवं समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया होता है। ठीक है, तो उनको जो है, जैसे बात करें मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, आपने इन सब के बारे में जो है मध्यकालीन इतिहास के में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यदि बात करें तो उन्होंने भले ही नकारात्मक रूप से परिवर्तन किया हो, लेकिन परिवर्तन किया है, इसीलिए उनको इतिहास में जगह दी गई है। ठीक है, तो अच्छे कर्म या बुरे कर्म या फिर अच्छी परिस्थितियाँ या बुरी परिस्थितियाँ जिन्होंने इतिहास में कुछ भी चेंज किया है तो उनको इतिहास में लिपिबद्ध किया जाता है। जैसे आपने बाबर, हुमायूं, इस प्रकार से जो मुगल वंश के शासक थे उनके बारे में ही पढ़ा होगा। हालांकि उन्होंने भले ही नकारात्मक प्रभाव डाला हो हमारे भारत पर, लेकिन उनको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो सभी इतिहास में अंकित किए जाते हैं और जो अच्छे कार्य करते हैं उनको भी इतिहास में अंकित किया जाता है। और जिन्होंने इतिहास में रहने के बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं किया होता है उन्हें हम इतिहास में लिपिबद्ध नहीं करते हैं और ना ही इतिहास में पढ़ा जाता है उनको। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं। मैंने जो फैक्ट लिए उनको समझा देता हूँ। जो बीत गया वह इतिहास है, अर्थात जो बीत गया है उसे इतिहास कहते तो हैं, लेकिन उसको लिपिबद्ध नहीं किया जाता। जो घटना या व्यक्ति व्यवस्था में परिवर्तन कर देता है उसे इतिहास में लिपिबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको, फिर चाहे सकारात्मक परिवर्तन किया हो या फिर नकारात्मक, तो इतनी ये बात है। और मैं आपको दिखा दूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से को ध्यान में रखकर उतना ही पढ़ना होता है इतिहास में के अंतर्गत जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। और मैंने लिखा कि चैप्टर में परिवर्तन के बिंदु अति आवश्यक हैं। जैसे ये जो बिंदु हैं, ये चैप्टर में जो भी परिवर्तन करता है बिंदु, जैसे कोई भी, जैसे बात करें तो मोहम्मद गौरी, या मैं बता दूं कि प्राचीन काल में जो भी चैप्टर हैं उनमें, या बौद्ध धर्म हुआ या पाषाण काल या सिंधु सभ्यता, जो भी मतलब चैप्टर हैं उनकी बात करें तो उनमें जो भी परिवर्तन वाले बिंदु होते हैं हम उन्हीं को पढ़ते हैं। क्या हम वैदिक काल या पाषाण काल या सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो
एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, हम उन्हीं को पढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। यदि बात करें तो सबसे पहली बात, जब हम इतिहास ही पढ़ना है तो इतिहास के पिता पता होना चाहिए। इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस। मैंने एक वीडियो डाला था जीके जीएस वाला प्रैक्टिस सेशन, तो उसमें मैंने बताया भी था कि जो इतिहास के पिता हैं वो हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस की बात करें तो ये यूनानी थे, ठीक है, यूनानी थे। और इन्होंने इनकी बात करें तो इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका, ठीक है, इनकी पुस्तक थी द हिस्टोरिका। और आगे बात करें तो इतिहास शब्द, अब आपको ये बताना, इतिहास के पिता तो आपको पता है कि हेरोडोटस हैं, ठीक है, और उनकी पुस्तक का नाम द हिस्टोरिका पुस्तक है। इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जो इतिहास शब्द है इसका सबसे पहली बार प्रयोग जो है अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद की बात करें तो जो वैदिक शब्द है वो वेदों पर आधारित है, और उसी में जो है उत्तर वैदिक काल में जो अथर्ववेद है इसका संकलन हुआ था। तो अथर्ववेद में पहली बार इतिहास शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हम आगे जो इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनको भी समझ लेते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे E.H. कार एक व्यक्ति थे और इन्होंने लिखी थी कि इतिहास क्या है? तो इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच चलने वाली अनवरत संवाद है। अर्थात E.H. कार जो है इन्होंने लिखा था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच चलने वाली अनवरत संवाद है। तो इनका एक कथन था। नेक्स्ट है J.B. ब्यूरी। J.B. ब्यूरी की बात करें तो इन्होंने लिखा था कि जो इतिहास है ये विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा। अर्थात जो इतिहास है विज्ञान है, ना कम ना ज़्यादा। इनकी ये परिभाषा थी J.B. ब्यूरी की। और आगे यदि बात करें तो मैं दिखा देता हूँ। तीसरे विद्वान थे R.G. कालिंगवुड। जो R.G. कालिंगवुड थे, इनकी बात करें तो इन्होंने लिखा था कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। और मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता दूं, जैसे जब हम किसी को कॉल करते हैं तो उससे पहले कोई जिस व्यक्ति को कॉल करते हैं वो हमारे विचारों में आता है कि इसको कॉल कर लें और इससे हम बात कर लें। अर्थात जब हमारे विचारों में आता है तभी हम करते हैं कॉल, अर्थात कॉलिंग, ठीक है। तो इसको आप ट्रिक से समझें। R.G. कालिंगवुड ने समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, इन्होंने ये परिभाषा दी थी। अब हम आगे देख लेते हैं। हीगल ने जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने अपनी परिभाषा दी थी कि समस्त पूर्ववर्ती इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अर्थात बात करें तो कार्ल मार्क्स एक विद्वान है, इन्होंने जो है इनका एक सिद्धांत था वर्ग संघर्ष का। तो इनको आप इससे याद कर सकते हैं कि समस्त पूर्ववर्ती इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीगल। हीगल की बात करें तो इसने लिखा था कि हम इतिहास से यही सीख लेते हैं कि हमें इतिहास से कोई सीख नहीं ली। तो इसका ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हीगल ने लिखा कि हम इतिहास से यही सीख लेते हैं कि हमने इतिहास से कोई सीख नहीं ली। अर्थात बता दूं कि जैसे हम कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, तो जैसे हाई स्कूल मान लीजिए, तो हम सोचते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएं, 80% या 90% नंबर आ जाए, लेकिन हम पढ़ाई उतनी नहीं कर पाते और ना ही उतने अच्छे नंबर ला पाते हैं। तो हम अगली बार कहते हैं कि जब जैसे इंटरमीडिएट में आते हैं तो कहते हैं कि अब हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, लेकिन उस बार भी हम जोश में रहते हैं, लेकिन नंबर जो है 80% से कम ही आ जाते हैं। तो हम जो है इतिहास से ये मतलब उसी से संबंधित है कि हम इतिहास से यही सीख लेते हैं कि हमने इतिहास से कोई सीख नहीं ली। हम मतलब प्रयास तो करते रहते हैं, लेकिन हम इतिहास से कोई सीख नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हीगल का कथन था। कौटिल्य जो कि हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। इनको 5 नामों से जाना जाता है। इनका नाम चाणक्य भी है, कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, अजय भी कहते हैं, द्विशर्मा भी कहते हैं। इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि जो राजा होता है, राजा को कुछ समय इतिहास पढ़ने में देना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। तो इतिहास महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए इतिहास को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और नेक्स्ट है कल्हड़ को बात करें तो ये भारत के प्रथम इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। भारत के प्रथम इतिहासकार के रूप में कल्हड़ को जाना जाता है। इनके अनुसार जो इतिहासकार को न्यायाधीश की भांति होना चाहिए। अर्थात इन्होंने कहा था कि जो इतिहासकार होता है उसको न्यायाधीश की भांति होना चाहिए, और जो भी तथ्य हैं तथ्यों के आधार पर जो है सही निष्कर्ष निकालना चाहिए, और कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि अपने जो इतिहासकार, एक अच्छा इतिहासकार वही होता है जो निष्कर्ष निकाल के तथ्यों को संकलित करता है, ठीक है। तो इन्होंने कल्हड़ ने उसी को इतिहासकार कहा है, अर्थात न्यायाधीश की भांति होना चाहिए इतिहासकार को। अब हम आगे देख लेते हैं। तो अब हम थोड़ा इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बताऊंगा जिससे आपका रिवाइज हो जाए। जो इतिहास है, इतिहास को स्रोतों के माध्यम से 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल।
अब तीनों को हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। जो प्रागैतिहासिक काल है, आद्यैतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है, इन तीनों कालों में ही पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इनको जो है लिपि एवं लिखित साक्ष्य के आधार पर विभाजित किया जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है, और ना ही इनको पढ़ा जा सकता है। अब बात करें तो जब लिखित साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं थे, तो इसलिए मानव जो था यहाँ पर निरक्षर था, अर्थात मानव पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। तो इस जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें पाषाण काल को रखा जाता है, पाषाण काल को, अर्थात इसमें पत्थर का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट जो है आद्यैतिहासिक काल, इसमें बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, इसलिए कहा जाता है कि मानव जो है यहाँ पर साक्षर था। जो आद्यैतिहासिक काल है, यहाँ पर मानव साक्षर था। और लिपि है, लेकिन लिपि नहीं पढ़ी गई है, ठीक है। तो इसमें फिर से बता दूं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, मानव साक्षर था, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे अर्थात मानव साक्षर था। और लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो इसमें जो है लिपि जब पढ़ी नहीं गई तो इसमें रखा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई है, वो उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। उसे कहते हैं भाव चित्रात्मक, मतलब लिपि मिली है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, लेकिन चित्र को अभी तक विद्वान जो है प्रयास कर रहे हैं और ना ही उन्होंने पढ़ पाए हैं। एक व्यक्ति थे ID महादेवन, उन्होंने जो है कंप्यूटर के माध्यम से इस जो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिली थी उसको पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन ID महादेवन सफल नहीं हुए थे, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता, इन दोनों को ही इसमें रखा जाता है आद्यैतिहासिक काल में। और नेक्स्ट जो है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हुए हैं और पढ़े भी गए हैं। मानव जब लिखित साक्ष्य मिले हैं तो मानव साक्षर था, अर्थात लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और जो है ये पढ़े भी गए हैं। अब इसकी बात करें, अब इनको समझ लेते हैं, जो इनका कालक्रम है उसको समझ लेते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको 25 लाख BC से लेकर 3000 BC के अंतर्गत रखा गया है। 25 लाख BC से लेकर 3000 BC के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल को रखा गया है और इसमें रखा जाता है पाषाण काल को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आद्यैतिहासिक काल, इसमें 3000 BC से लेकर 600 BC के अंतर्गत जो है रखा जाता है आद्यैतिहासिक काल, अर्थात इसमें सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता दोनों को रखा जाता है। अब नेक्स्ट है जो हमारा कालक्रम के अनुसार समझ लेते हैं। ऐतिहासिक काल की बात करें तो 600 BC के बाद का जो काल था और 600 BC से लेकर अब तक जो कालक्रम चल रहा है उसको हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ चुके होंगे। अब जो है आगे देख लेते हैं, जो अन्य विभाजन किए गए उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे बात करें नेक्स्ट है हमारा कि CJ थॉमसन या फिर थॉमसन, एक इनको क्रिश्चियन थॉमसन या थॉमसन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कोपेनहेगन संग्रहालय है ये डेनमार्क में स्थित है, और डेनमार्क जो कि एक यूरोपियन देश है। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की रखी वस्तुओं के आधार पर इन्होंने 1820 में 3 भागों में जो है इतिहास को बांटा था। जो कोपेनहेगन संग्रहालय है ये पूरे विश्व का पुरातत्व संग्रहालय है। और बात करें तो विश्व के जो पुरातत्ववेत्ता हैं, अर्थात विश्व में पुरातत्व विभाग के जनक कौन कहे जाते हैं, तो कहे जाते हैं रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, जिनको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो जो कोपेनहेगन संग्रहालय, इनके आधार पर CJ थॉमसन या फिर थॉमसन ने इन्होंने रखी वस्तुओं के आधार पर 1820 में इसको 3 भागों में बांटा था। अब इनको तीनों को समझ लेते हैं। पहला इन्होंने बांटा था पाषाण काल, दूसरा बांटा था कांस्य काल, तीसरा लौह काल। अब इन तीनों को इसलिए बांटा था क्योंकि जो पाषाण काल है इसमें सर्वाधिक पत्थरों का प्रयोग हुआ था, अर्थात पत्थरों के औजारों का प्रयोग हुआ था और पत्थरों से बनी वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। इसके कारण इसको पत्थर का प्रयोग होता है, इसको पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। कांस्य काल, अर्थात इन्होंने ये देखा जाए कांसा जो होता है ये तांबा प्लस टिन दोनों धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है कांसा धातु। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको जो है कांस्ययुगीन सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने धातुओं अर्थात जो वस्तुएं हैं उनके माध्यम से इन्होंने तीनों कालों को बांटा था। लौह काल की बात करें तो जो लोहा है इसकी खोज हुई थी 1000 ईस्वी, जो 1000 ईसा पूर्व इसके आसपास लोहे की खोज हुई थी, अर्थात उत्तर वैदिक काल से लोहे की खोज हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने लोहे काल और पाषाण काल, कांस्य काल एवं लौह काल में जो है बांटा था। किन्होंने बांटा था? CJ थॉमसन ने, इन्हें क्रिश्चियन थॉमसन भी कहते हैं। और कब बांटा था? तो 1820 में। और किसके आधार पर? तो कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी वस्तुओं के आधार पर। और कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? तो डेनमार्क में, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। जो आगे है इसकी यदि बात करें, जैसे समझते हैं आगे कि जो
1863 में। इसके बाद बात करते हैं 1863 में जॉन लुबाक। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि जो जॉन लुबाक थे उनकी ये पुस्तक थी, पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम, इस पुस्तक में इन्होंने जो पाषाण काल है, जो पाषाण काल है इसको दो भागों में बांटा था, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल में इन्होंने बांटा था। और बात करते हैं, जैसे पुरापाषाण को पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं और जो नवपाषाण का इसको न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो जॉन लुबाक थे इन्होंने 1863 ईस्वी में बात करें तो इनकी पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक टाइम। इन्होंने अपनी पुस्तक में पाषाण काल को दो भागों में विभाजित किया था, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल में इन्होंने विभाजित किया था। पुरापाषाण को पैलियोलिथिक एज कहते हैं और नवपाषाण को नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। आगे यदि बात करें तो जॉन लॉर्टेट, जो जॉन लॉर्टेट थे इन्होंने पुरापाषाण काल, जैसे इसको अभी हमने पढ़ा था, जो पुरापाषाण काल है इसको भी तीन भागों में विभाजित किया था। इनका नाम है जॉन लॉर्टेट। ठीक है, जॉन लॉर्टेट ने पुरापाषाण काल को तीन भागों में बांटा था। तो पहला इन्होंने बांटा था कि निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है, जिसको हम लोअर पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज अर्थात निम्न पुरापाषाण काल। दूसरा इन्होंने बांटा था मध्य पाषाण काल, जिसको हम कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। तीसरा इन्होंने बांटा था उच्च पुरापाषाण काल अर्थात अपर पैलियोलिथिक एज के रूप में बांटा था। ठीक है, तो किसने बांटा था? जॉन लॉर्टेट ने। और किसको बांटा था? तो पुरापाषाण काल को भी इन्होंने तीन भागों में बांटा था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, यहाँ पर मध्य पाषाण लिख दिए तो मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, अर्थात इन्होंने तीन भागों में इसको बांटा था। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे यदि बात करें तो मैं आपको बता दूं, सीएल कार्लाइल, एक व्यक्ति से सीएल कार्लाइल, इन्होंने 1867 ईस्वी में बिंद क्षेत्र, जो बिंद क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के आसपास पड़ता है, तो 1867 ईस्वी में इन्होंने सीएल कार्लाइल ने लघु पाषाण, जो छोटे आकार के पत्थर होते हैं, लघु पाषाण उपकरण खोज की और इनकी खोज की थी। और उसके बाद जो लघु पाषाण उपकरण होते हैं उनको माइक्रोलिथ पत्थर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं, इसीलिए इन्होंने बताया था, जैसे मैं बता दूंगा आपको, जो पाषाण काल है, पाषाण काल जो है इसको बांटा था जॉन लुबाक ने। जैसे जॉन लुबाक जो थे, मैंने आपको ऊपर दिखा देता हूँ, जो जॉन लुबाक हैं, जॉन लुबाक ने पाषाण काल को दो भागों में बांटा था, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल। अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देना है। अब जैसे पाषाण काल को जॉन लुबाक ने पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच में बांटा था, लेकिन जब जो है कहाँ गए, सीएल कार्लाइल जो है, सीएल कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में बिंद क्षेत्र से जब लघु पाषाण उपकरण खोजे थे, तो लघु पाषाण उपकरणों को माइक्रोलिथ पत्थर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो छोटे आकार के पत्थर हैं, अर्थात पुरापाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था, जो बड़े बड़े पत्थर थे उनसे बने हुए औजारों का प्रयोग होता था, और नवपाषाण काल में जो चिकने हैं, नुकीले हैं, धारदार, इस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग होता है। तो इन्होंने बताया कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल अर्थात इनके बीच भी एक काल था, जिसको इन्होंने मध्य पाषाण काल के रूप में बताया था। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की खोज किसने की थी? तो सीएल कार्लाइल ने। कब की थी? तो 1867 में। कहाँ की थी? तो बिंद क्षेत्र में की थी, और लघु पाषाण उपकरण खोजे थे, जिनको हम माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं, और जिसे मध्य पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पाषाण काल को वर्तमान में तीन कालों में विभाजित है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो आप इतना समझे होंगे। अब हम आगे समझ लेते हैं। अब जो फैक्ट है, मैंने जितने भी फैक्ट लिए हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, और जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, इस प्रकार इन एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने, और पाषाण काल से उसमें तो चैप्टर ही दिया हुआ, तो इसलिए वहाँ से तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने चैप्टर लिया है। ठीक है, तो इसमें एक पुस्तक है कि मानव क्या है, जैसे मानव के बारे में बताया गया, तो मानव क्या है? मैन इज ए टूल मेकिंग एनिमल। ठीक है, तो मैन इज ए टूल मेकिंग एनिमल, ये जो है ये किसने कहा था? तो कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इनका ये जो कथन है कि मैन इज ए टूल मेकिंग एनिमल, एक कथन यूपी टीजीटी अर्थात यूपी टीजीटी पीजीटी में ये कथन पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये बहुत ही बीवीआई हो जाता है। ठीक है, तो मैन इज ए टूल मेकिंग एनिमल, ये किसने कहा था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। अब हम आगे देख लेते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से मानी जाती है। अब मानव के बारे में हम पढ़ेंगे, हालांकि मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया भी था, लेकिन इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो मनुष्य की उत्पत्ति अगर आपसे पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका से मानी जाती है। जो देखा जाए तो जो
हमारे पूर्वज हैं, जिसे मनुष्य अर्थात मानव के जो पूर्वज होते हैं उन्हें गुरिल्ला, बंदर, कपी, एक है औरंगुटान, औरंगुटान, ठीक है, औरंगुटान। इस प्रकार से ये जो जानवर हैं इनके माध्यम से हमारी जो है उत्पत्ति हुई है, अर्थात गुरिल्ला, बंदर, कपी, औरंगुटान इत्यादि प्रकार के जो जानवर थे उनसे उनको हम पूर्वज अपना मानते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो मनुष्य की जो उत्पत्ति है उसमें सबसे पहला मानव कौन था और उनकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं उनको भी हम समझेंगे। तो जो रामापिथेकस ये जो मानव था इसकी बात करें तो ये पहला मानव था, ठीक है, पृथ्वी पर अवतरित ये पहला मानव था, लेकिन इसको आदि पूर्वज नहीं माना जाता। अब ये पहला मानव तो था लेकिन इसको आदि पूर्वज क्यों नहीं माना जाता उसको भी समझ लेते हैं। ये जंगल से बाहर नहीं निकला था, अर्थात ये जंगल में ही रहता था, जंगल में ही शिकार करता था। तो इस प्रकार से जो रामापिथेकस है इसको जो है आदि पूर्वज नहीं माना जाता। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है इसकी बात करें तो ये इसको आदि पूर्वज माना जाता है। कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये जंगल से बाहर निकला था और ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसकी पूरी प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन और इसको आदि पूर्वज के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको पहले यहाँ पर बता दूँ, उसके बाद हम नीचे इनको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला मानव था रामापिथेकस, दूसरा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस और तीसरा था होमो हैबिलिस, चौथा होमो इरेक्टस प्रजाति का, इसके बाद निएंडरथल आया, इसके बाद क्रो-मैग्नन, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका क्रम है, सबसे पहला रामापिथेकस, इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके बाद होमो हैबिलिस, इसके बाद होमो इरेक्टस प्रजाति का मानव, इसके बाद निएंडरथल मानव और इसके बाद क्रो-मैग्नन, ठीक है। तो इनको अब हम एक एक करके बारी बारी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम समझ लेते हैं जैसे जो रामापिथेकस था वो पहला मानव था लेकिन उसको आदि पूर्वज नहीं मानते क्योंकि वो जंगल से बाहर नहीं निकला था। तो इसलिए अब हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज सबसे पहले बात करें तो रेमंड डॉर्ट नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र से टोंग नामक स्थान से जो है इसकी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन की खोज की थी और इसी को आदि पूर्वज माना जाता है, ठीक है। तो हमारा जो मानवों का आदि पूर्वज है इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन को माना जाता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की तो रेमंड डॉर्ट ने की थी खोज और ये दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में टोंग नामक स्थान से खोजा गया था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है जंगल से मैदान में प्रवेश करने वाला ये पहला मानव था, ठीक है। तो कौन था तो जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन। नेक्स्ट जो है इसके बाद हमने पढ़ा था होमो हैबिलिस की बात करें तो हाथ से औजार बनाने वाला ये पहला मानव था, इसको कारीगर मानव के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो होमो हैबिलिस मानव जो था इसको हाथ से औजार बनाने वाला ये पहला मानव था और इसको कारीगर मानव के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो कारीगर मानव आपसे अगर पूछा जाए कि पहला कारीगर मानव कौन था या हाथ से औजार बनाने वाला पहला मानव कौन था तो आपका उत्तर होना चाहिए जो है होमो हैबिलिस मानव, ठीक है, होमो हैबिलिस मानव था। नेक्स्ट यदि बात करें तो नेक्स्ट हमारा होमो इरेक्टस मानव। इरेक्ट का अर्थ होता है सीधा, अर्थात ये पहला मानव था जो सीधा खड़ा हुआ था। होमो हैबिलिस मानव ये पहला मानव था जिसने हाथ से औजार बनाने प्रारंभ किए थे, अर्थात इसको कारीगर मानव कहते थे। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स वाला मानव था ये आदि पूर्वज कहा जाता है। तो इनकी एक एक विशेषता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होमो इरेक्टस मानव इसकी बात करें तो ये पहला मानव था जो सीधा खड़ा हुआ था, ठीक है, जो सीधा खड़ा हुआ था। और जो होमो इरेक्टस मानव इसकी दो प्रजातियां थी, होमो इरेक्टस मानव की दो प्रजातियां थी, इनको समझ लेते हैं। एक थी जावा मानव, दूसरी थी पैकिंग मानव। जो जावा मानव है इसको इसकी बात करें तो ये जावा द्वीप पर मिला था। पैकिंग मानव है ये चीन में मिला था, लेकिन इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो जावा मानव है मैं दिखा देता हूँ। जो जावा मानव है इसको पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जानते हैं, जावा मानव को पिथेकैंथ्रोपस। और जो पैकिंग मानव है इसको सेंथ्रोपस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पैकिंग मानव को सेंथ्रोपस जो कि चीन में मिला था, जावा मानव जो कि जावा द्वीप अर्थात इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, तो उसी पर मिला था, अर्थात इसको पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जानते हैं और ये इंडोनेशिया में मिला था। और ये जो होमो इरेक्टस प्रजाति के मानव हैं ये नरभक्षी मानव के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात मनुष्य को भी खा जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, जो नोट है इसको भी समझ लेते हैं। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण कुमार सोनकिया नाम के एक व्यक्ति हैं, ये बहुत ही बड़े प्रमुख, इनकी बात करें तो ये बहुत ही फेमस पुरातत्ववेत्ता हैं। अरुण कुमार सोनकिया को 30 वर्षीय युवती का नर्मदा घाटी
अर्थात नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश में है। तो नर्मदा घाटी में देखा जाए तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से होमो इरेक्टस प्रजाति का कंकाल मिला था। होमो इरेक्टस प्रजाति का कंकाल मिला था। इसकी बात करें तो 1982 में इनको मिला था। अरुण कुमार सोनकिया ने 30 वर्षीय युवती का नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश में होमो इरेक्टस प्रजाति का कंकाल मिला था। और कभी नहीं मिला था, तो 1982 में इन्हें मिला था। अब मैं बता दूं, जो होमो इरेक्टस प्रजाति है इसी का कंकाल मिला था। तो इसलिए ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है कि अरुण कुमार सोनकिया को जो है नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस प्रजाति का जो कंकाल है मिला था, ये किस सन में मिला था? तो 1982 में। और ये अरुण कुमार सोनकिया को 30 वर्षीय युवती का जो कंकाल मिला था, ये कहाँ मिला था? तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से मिला था। एक किस प्रकार का मानव था? तो होमो इरेक्टस प्रजाति का मानव था। और कितनी आयु का था? तो 30 वर्षीय युवती का कंकाल था। ठीक है, तो ये संबंधित था होमो इरेक्टस प्रजाति से। अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे आगे बात करें तो निएंडरथल। इसके बाद जो होमो इरेक्टस प्रजाति की बात करता है निएंडरथल मानव। ये निएंडरथल जो मानव है इसकी बात करें तो इसको एक ट्रिक से समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। निएंडर अर्थात इसमें डर लगा हुआ है। इसे डर का अर्थ इसे डर था कि, अब मैं बताऊंगा, जो निएंडरथल मानव है ये जर्मनी के निएंडर घाटी से इसके साक्ष्य मिले हैं। जर्मनी की निएंडर घाटी से साक्ष्य मिले हैं निएंडरथल मानव के। और आगे बात करें तो मनुष्य को दफनाने की परंपरा किसने शुरू की थी? अर्थात इसको डर था कि जैसे जो होमो इरेक्टस इससे पहले का जो मानव था, जैसे होमो इरेक्टस प्रजाति का, ये निर्वाचित थे। अर्थात मनुष्य को जैसे इसी प्रकार से जिंदा मारकर खा जाते थे और जीव जंतुओं को भी खाते थे साथ में। तो इस प्रकार से जो हमें होमो इरेक्टस प्रजाति के मानव थे वो निर्वाचित थे। लेकिन जो निएंडरथल मानव इसे डर था, इसको ट्रिक से समझेंगे तो इसे डर था कि अगर मनुष्यों को दफनाने की परंपरा शुरू नहीं की गई तो जो है भूतनी इस प्रकार के जो होते हैं पिशाच उस प्रकार से बनकर आएंगे और हमें भी मारकर खा जाएंगे। तो इन्हें डरता है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो मनुष्य को दफनाने की परंपरा, इसने डर के कारण जो है मनुष्य को दफनाने की परंपरा शुरू की थी। तो इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो निएंडरथल मानव इसे डर था तो इसने मनुष्य को दफनाने की परंपरा शुरू की। और कहाँ से मिलता है? तो जर्मनी के निएंडर घाटी से इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट यदि बात करें तो इसने जो है श्रम विभाजन शुरू किया था। श्रम विभाजन किसने शुरू किया था? तो निएंडरथल मानव ने श्रम विभाजन शुरू किया था। अर्थात सभी व्यक्ति जो है अलग अलग कार्य किया करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो श्रम विभाजन का प्रारंभ है ये निएंडरथल मानव ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट जो है इसने आत्मा की अमरता का ज्ञान इसी को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसे डर था कि अगर मनुष्य जो है यदि बात करें तो जो निएंडरथल मानव है, जब मनुष्य की किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ जो भी उसके खाने पीने की चीज़ें या उनके वस्त्र या फिर उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती थी ये उनकी दफनाने के साथ उनके रखा करते थे, जिससे कि वो उठेंगे, इन्हें ये विश्वास था कि उठेंगे तो खाना खाएंगे या जो भी वस्तु है यूज करने की वो यूज करेंगे। तो इस प्रकार से इन्हें आत्मा की अमरता में का ज्ञान भी हुआ था। तो आत्मा की अमरता का विश्वास कौन करते थे? तो निएंडरथल मानव किया करता था। मनुष्य को दफनाने की परंपरा शुरू की थी, श्रम विभाजन शुरू किया था, आत्मा की अमरता में विश्वास था निएंडरथल मानव को। जर्मनी के निएंडर घाटी से इसके साथ मिले हैं। अब हम आगे देख लेते हैं जो है हमारा लास्ट क्रो-मैग्नोन मानव। इसकी बात करें तो ये प्रथम आधुनिक मानव, जो बात करें जो होमो सेपियन मानव है एक क्रो-मैग्नोन प्रजाति का ही मानव था। ठीक है, तो होमो जो सेपियन मानव है एक क्रो-मैग्नोन प्रजाति का मानव था। एक प्रथम आधुनिक मानव के रूप में जाना जाता है क्रो-मैग्नोन। इसे प्रज्ञ मानव के रूप में भी जाना जाता है। ये पहला मानव था जिसने चित्रकारी शुरू की थी। अर्थात चित्रकारी की शुरुआत किस मानव ने शुरू की थी? तो जो है क्रो-मैग्नोन मानव ने ही शुरू की थी। ठीक है, तो हमने जो देखा जो मानव से संबंधित जो भी बातें थी उनको हमने पढ़ा। ठीक है, एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या बातें हैं। ठीक है, जिससे आप समझ पाएंगे। सबसे पहली बात, मानव जो मनुष्य है इसकी उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से मानी जाती है और हमारे पूर्वज जो हैं गोरिल्ला, बंदर, कपी और मोटान इस प्रकार से माने जाते हैं। रामापिथेकस ये पहला मानव था, लेकिन इसको आदिपूर्वज नहीं माना जाता क्योंकि ये जंगल से बाहर नहीं निकला था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन प्रजाति का मानव, इसकी बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टाउन नामक स्थान से इसके साक्ष्य मिले और इसको आदिपूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट है होमो हैबिलिस। इसको प्रथम कारीगर मानव अर्थात हाथ से पहली बार औजार बनाने वाला मानव था होमो हैबिलिस। होमो इरेक्टस मानव पहली बार सीधा खड़ा होने वाला मानव था होमो इरेक्टस। इसकी जो दो प्रजातियां थी, एक थी जावा
दूसरी थी पहली जावा, और दूसरी की बात करें तो हाँ पैकिंग मानव। ठीक है, तो जावा और पैकिंग मानव, ये दो मानव थे। जावा को ये जावा द्वीप पर मिला था, पैकिंग जो की बात करें तो पैकिंग मानव जो है चीन में मिला था। जावा द्वीप इंडोनेशिया में, तो ये इंडोनेशिया में मिला था। अर्थात होमो इरेक्टस प्रजाति के दो प्रकार हैं, अर्थात दो प्रजातियां हैं इनकी, तो जावा मानव और पैकिंग मानव। जावा मानव इंडोनेशिया में मिलता है और पैकिंग मानव चीन में। ठीक है, तो होमो इरेक्टस प्रजाति के मानव जो थे ये पहली बार सीधा खड़ा होने प्रारंभ हुआ था इनका। आगे बात करें निएंडरथल मानव, तो निएंडरथल मानव जो कि जर्मनी के निएंडर घाटी से मिलता है, और इसकी बात करें तो मनुष्य को दफनाने की परंपरा सबसे पहले इसी ने प्रारंभ की थी। श्रम विभाजन भी इसने प्रारंभ किया था, और आत्मा की अमरता में भी ये विश्वास करता था। नेक्स्ट है क्रोमैग्नॉन, जो कि आधुनिक मानव के रूप में जाना जाता है, और इसे प्रज्ञ मानव के रूप में भी जाना जाता है। और चित्रकारी के जो है सबसे पहली शुरुआत क्रोमैग्नॉन ने ही प्रारंभ की थी। और होमो सेपियन मानव की बात करें तो ये क्रोमैग्नॉन मानव का ही प्रजाति थी।